नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे कॉलोनी में पानी की उत्पन्न गंभीर समस्या से नाराज रेल कर्मियों ने जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग के कार्यालय में ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि पंप हाउस का मोटर जल गया है, जिसे दुरुस्त करने की कोई पहल नहीं होने से रेल कर्मचारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया और कई विभागों में घुसकर हंगामा किया। बाद में रेल अधिकारियों के आश्वासन पर कर्मचारियों का गुस्सा शांत हुआ। जैसे भी कीजिए, आज अभी पहुंच चाहिए। ऐसी बात तो नहीं है। आपको नहीं पता है कि कभी न कभी छूएगा? कई बार से हो गया फिर एक दिन हुआ है उसी मोटर। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी एवं चुनाव प्रभारी संतोष कुमार सिंह के द्वारा विजय कुमार राम को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राजकुमार सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष, सुभाष कुमार जायसवाल को प्रदेश सचिव एवं विक्कू कुमार सिंह को प्रदेश संरक्षक बिहार के पद पर मनोनयन किया गया है। मौके पर उपेंद्र सहनी ने इन सभी को बधाई दी और कहा कि ये लोग जवान हैं और जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, इसलिए अब की बार उनकी पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। देखिए, आज हमारे पार्टी में विजय कुमार राम जी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, राजकुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, सुभाष कुमार प्रदेश सचिव, विक्कू कुमार सिंह प्रदेश संरक्षक। सबसे पहले तो इन लोगों को हमारे पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये लोग अभी जवान है, एक कहावत में जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। हम की बार बिहार में 243 विधानसभा में हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और पूरे विधानसभा में जीतकर हम बिहार में राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी से और आरजेडी से, जदयू से पूरा बिहार त्रस्त है, त्राहिमाम है। इसलिए हम की बार हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। मधेशियों के साथ दोहरे दर्ज की नागरिकता कानून को लेकर नेपाल में मधेशियों का विद्रोह प्रारंभ हो गया है। मधेशियों ने काठमांडू से लेकर नेपाल के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध मार्च निकाला है। चीन से हमदर्दी के लिए बदनाम नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। बता दें कि नेपाल में भारतीय महिलाओं की शादी के 7 साल बाद नागरिकता दिए जाने वाले कानून का लोग विरोध कर रहे हैं। नेकपा सरकार मधेश के मुंह में उंगली रखी, कभी माछे मक्खी तो कभी पाकल आम कह के खस जाते 2-4 गो तो की होते। एने आई से सदियों से बेटी रोटी के जो संबंध रहे भारत के साथ तो महिला सब चुप रहे, लेकिन आई भारत के महिला सब नेपाल में आयल छथिन, उनका कहे 7 साल के बाद नागरिकता दे। अब 27-28 साल में लोग के बियाह हो, पढ़ल लिखल महिला रहे। बताओ, ओकरा अगर नागरिकता नहीं मिल रही तो नौकरी केना करते? एगो लोग से बातों करे लागो, मोबाइल के सिमो लेवे लागी नागरिकता के जरूरत पड़े छे, एगो बैंक में खातो खोलेला नागरिकता के जरूरी पड़े छे। इनके साथ ओकरा 2-4 गो बच्चा हो जाते, ओकर जन्मदाता नहीं बनते, अगर विदेश जाए पड़ते तो वीसा नहीं मिलते। इनके घटना दुर्घटना में कहीं हस्बैंड कुछ भ गए तो संपत्तियों पर ओकर अधिकार नहीं रहते। कतेक बड़का अन्याय कल के है। और भारत और नेपाल के जो बेटी रोटी के संबंध रही है, एगो संस्कृति जुड़ल रहे, ओहि पर प्रहार कल के है। मधेश के कमजोर कल के है कि भारत से उलझे। हम सब कदापि चिनिया दलाल के बर्दाश्त नहीं करबे। अब मधेश के महिला पहले 8 जिला के मधेश काम कल के 22 जिला के मधेश के महिला, युवा, विद्यार्थी सब आंदोलन के लागी तैयार है। हम आज व्यक्तिगत रूप से कह रहा छी, अगर ओली सरकार नेकपा सरकार के ये मंजूरी रहा तो अब हम सब राष्ट्रवादी नहीं अलग मधेश के घोषणा करी छी। आगामी दिन में कार्यक्रम सब की छे? आज से प्रतिदिन 1 घंटा चक्का जाम, पुतला दहन, आज से प्रतिदिन जब तक सचिवालय के निर्णय नहीं सचियते तब तक हम सब प्रत्येक दिन करबे, जब तक नहीं सचियते। अभियो अहाँ के मार्फत से कहे छी जो सचेत हो जाओ, नहीं तो ऐसा से मधेसी महिला का के जो मधेश में निषेध कर दे नेकपा के। और रघुवीर महासेठ, जूली महासेठ के हम यहाँ से चैलेंज करे छिए, अगर आई बात को मधेसी के नहीं मानते तो हुक्का चिलम जका कहे छी बंद कर दे से हम बंद।
बाढ़ मोकामा फोरलेन निर्माण बेढ़ना ग्राम वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि निर्माणाधीन फोरलेन इसी गांव के पास से गुजर रही है, जिसमें इस गांव के किसानों का जमीन तो सड़क निर्माण में गया ही है, बची कुची जमीन भी कृषि योग्य नहीं रह गई है। फोरलेन निर्माण के कारण सिर्फ बेढ़ना गांव के सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य जमीन जल जमाव के कारण बेकार हो गए हैं। इस बाबत किसानों द्वारा अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, जो किसानों के लिए अत्यंत ही चिंता का विषय है। यहाँ पानी निकासी का समस्या है। सब बरसात के दिन में खेत में सब पानी रह जाता है, धान सब अथी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कट नहीं पाता है। ये 4 लाइन बनने से पहले निकासी था आगे जाके, लेकिन जब यहाँ से 4 लाइन बना है तो निकासी एकदम बंद हो गया है। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? लगभग बहुत किसान प्रभावित है। लगभग कितने लोग? लगभग 100-125 किसान प्रभावित। 125 घर प्रभावित है या किसान घर प्रभावित। और कितने बीघा लगभग डूब जाते हैं? ये आपको लगभग 500-600 बीघा ही लगभग डूब जाता है। पहले नहीं डूबता था? जी नहीं, पहले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार। हमारे गांव का 70% आबादी जो है कृषि पर आधारित है जी। इसके बावजूद भी जो NHI इसका लेगा निर्णय, या लोकल प्रशासन लेगा या जनप्रतिनिधि लेंगे, कौन लेंगे? हम लोग तो किसान हैं। जल जमाव के चलते अगले साल ही लगभग 50 बीघा जमीन जो है धान कटा नहीं। अब इसका आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो है इस पर कितने लोग प्रभावित होते हैं इससे? लगभग 1000 किलो किसान। कितने जमीन डूब जाते हैं? 500 एकड़। इसके बारे में शिकायत किए थे कभी SDM DM या किसी? जी हाँ, लिखित किया गया था सामूहिक रूप से, लेकिन इसका कोई निर्णय अभी तक नहीं आया। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार। बेगूसराय में बलिया थाने की पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 8 अपराधियों को हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बलिया थाना क्षेत्र के मसूर चक के नजदीक कुछ अपराधी एक बगीचे में बैठकर अपराध की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। वह इस बात की जानकारी DSP अंजनी कुमार ने दी है। रोहतास जिला का एक सिपाही है जो पोस्टिंग अभी उसकी खगड़िया जिला में, वो बाइक से छुट्टी में बाइक से अपने घर ये अपने कर्तव्य की ओर लौट रहा था, तो मामू भगीना के आगे उसे लूट लिया गया था। कुछ दिन के बाद ही सूचना मिलने लगी कि शक्ति चौरा के आसपास के कुछ लड़के हैं, कुछ उसमें दियारा के भी लड़के हैं, जो ये लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। 29 तारीख को रात में फिर सूचना मिली देर रात में कि लोग घटना फिर आज अंजाम देने वाले हैं और एक जगह बैठे हुए हैं, जो मसूचा के पीछे मसूचा राशि है उसी में बैठ के वो प्लान बना रहे हैं। आज फिर वो लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। उसी सूचना के ऊपर थानाध्यक्ष के द्वारा टीम बनाया गया, थानाध्यक्ष बलिया के द्वारा, और सबकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पर उस लोगों द्वारा बताया गया कि वो जो मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी सिपाही का, वो मोटरसाइकिल भी लूट करके वो लोग दियारा में एक जगह छुपाए हुए रख दिए हैं। जाके वो मोटरसाइकिल भी रिकवरी की गई। उन लोग को अवैध हथियार के साथ एवं लूटे गए मोटरसाइकिल से गिरफ्तार किया गया, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अररिया में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बाइक को धक्का मारकर रस्सी से खींचकर सरकार को यह एहसास कराया कि लगातार ऐसे ही पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब लोग या तो बाइक को घर पर खड़ी कर देंगे या फिर रस्सी से खींच कर ले जाएंगे। मामला मसौढ़ी प्रखंड क्षेत्र के शिवचक मिर्चक गांव का है, जहां आजादी के बाद भी मुरहर पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो भी नेता चुनाव में वोट मांगने आते हैं वायदा तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वायदे भूल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के उस पार 2 विद्यालय हैं, बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। अब जबकि बरसात का मौसम है तो मुरहर नदी में पानी आ जाने से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मैं मसौढ़ी प्रखंड के मीरचक गांव में हूं। मैं आपको बता दूं कि कई इलेक्शन चुनाव बीत गए, सरकार बन भी जाती है, चुनाव पुनः फिर आ भी जाते हैं, लेकिन जनता का जो दुख दर्द है इसे न तो सरकारों को लेना है और न आला अधिकारी को लेना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मीरचक वह गाँव है, शायद सरकार को भी ये पता है कि इसी गांव की रहने वाली थी खुशबू, जिसको कवरेज करने के लिए पूरी दिल्ली पूरी मुंबई की टीम आई थी, लेकिन विडंबना है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी
न तो भारत सरकार की नींद टूटी और न बिहार सरकार की नींद टूटी। लोगों को बरसों से ये मांग है, ये नदी है, ये नदी पर पुल बनाने की मांग यहाँ के लोगों को बरसों से है, लेकिन न तो कोई जनप्रतिनिधि जो है वह इसे उचित समझ रहे हैं, या अगर समझ भी रहे हैं तो शायद जनप्रतिनिधि जो हैं अब तक के मसौढ़ी के जितने ही विधायक हुए हैं वो या तो सोए हुए हैं या फिर उन्हें जगाने की आवश्यकता है। लेकिन शायद हमको नहीं लगता है कि वो जाग पाएंगे। जाग तब पाएंगे जब चुनाव के वक्त आएगा और इस गांव में वो आएंगे तो वोट मांगने के लिए आएंगे। ये पुल जो है हाँ, नदी है, हाँ, तो इस पुल जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। कई एक बार यहाँ विधायक के चुनाव हुआ, एमपी के चुनाव हुआ, जो भी आते हैं हमारे ये माननीय नेता है राम कृपाल जी, वो भी आए यहाँ पे। हम लोग चचरी बना रखे थे, इस चचरी पर भी चढ़े, बहुत तरह से देख के गए, पर देख के जाते हैं, वादा करके जाते हैं, पूरा नहीं होता है आज तक। अभी तक ऐसे ही है हम लोग, इस तरह से पानी आता है। तो कितने सालों से है ये? समझिए कि साल क्या कि हमारे दादा परदादा पिताजी अब वो भी गुजरने वाले, अब हम लोग आ गए हैं, हम लोग भी गुजर जाएंगे। अब देखिए बनता है कि नहीं बनता है तो बात की बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। ठीक है। कितना जरूरी है पुल बनना है? बहुत पुल जरूरी है सर। 2 स्कूल इस पर बन गया है, बच्चा डूब के मर जाएगा। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। विधायक के इलेक्शन समय आता है, वो लोग कहता है कि हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता है सर। बात सब कहेगा सर। पुल बहुत जरूरी है, बच्चे डूब जाएंगे। 2 स्कूल इस पर पास हो गया है। ठीक है। क्या नाम हुआ? राम प्रवेश रविदास। यहीं पे कहना चाहते हैं कि एकदम जरूरी है। हम लोग का मिर्चक सूचक गांव जो है गरीब के टोला है, हम लोग के डूबे ना डूब जाएगा। लइकन बुतरू 2 स्कूल है, हम लोग के कितने आए कितने गए, लेकिन बलावा दे के हम लोग के चल जाते हैं। और फिर जब वोट ले लेते हैं तो कोई नहीं इन्हें लौट पाते हैं सर। यही हम लोग का कहना है, एकदम पुल जरूरी हम लोग का है। क्या नाम हुआ आपका? राम गोविंद दास। मेरे साथ कुछ और लोग जो हुए हैं, कुछ यहाँ की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं का भी दर्द है कि ये जो नदी है, इस नदी को पार करने में हम लोगों को काफी कठिनाई होती है, क्योंकि भयंकर जब पानी आती है तो इस नदी का पानी इस गांव में ही प्रवेश करता है। प्रणाम सर। कितना जरूरी है पुल? कितना जरूरी है पुल बनाना है? बहुत दूर है, बहुत तकलीफ है सर पुल बनाने के लिए। पढ़ाई लिखाई बच्चा के भी सर नहीं होता है, बर बीमार पड़ता है, अथी पर खटिया पर टांग के लेके जाए पड़ता है सर। उतना में सब आदमी के पैर नहीं आता है सर, नहीं आता है पढ़ने सबको। नेता लोग वोट मांगने आता है तो वोट मांगने आते हैं, फिर उसको बाद दिखाई देने आते हैं कि कब हुआ नहीं हुआ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई अथी नहीं है सर। एकदम इतना कठिनाई हम लोग के है पार होने में। पानी आ जाता है, साग सब्जी जाने में, बाजार हाट में भी सर दिक्कत होता है हम लोग के कि इतना सर। क्या नाम हुआ? हमको सर गायत्री देवी नाम है। पुल अगर नहीं बने तो क्या होगा? क्या हो गया? वोट नहीं पड़ेगा। वोट नहीं पड़ेगा? वोट नहीं देंगे? प्रति वोट दे के वोट ले लेता है, या फिर कहता है कि बना देंगे, या फिर दिखाई न देता है। बड़ी दिक्कत हो रहा है सर। पुल बनाना एकदम बड़ी ज़रूरी है। नहीं बने बाढ़ बीमारी पड़ता है तो हम लोग के जड़ी तकलीफ हो जाता है ऊपटी जाने के लिए। और लइकन पढ़े, लइकन स्कूल है बगल में, लइकन कैसे जाएगा ऊपटी? बड़ी दिक्कत हो गया तो एगो चाली बन गया, वो चालियों ख़त्म हो गया तो कैसे हम नहीं जा सकते ऊपटी? इसलिए बड़ी दिक्कत। मंजू देवी। बोलिए, पुल बना जरूरी है? बोलिन कुछ वोट ले आवतिन तो कहतिन कि सब अपना ही आदमी है, नहीं वोट पड़ जाता है तो कौन देखे हमने क्या बात है? कोई नाम नहीं क्या बात देखे कि हाँ कौन लाल मती। सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, इसका प्रमाण पालीगंज प्रखंड का झलके सिंह उच्च विद्यालय में देखने को मिला। यह विद्यालय पालीगंज का सबसे पुराना है, लेकिन वर्तमान में इस विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, जो सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। वहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि इस क्षेत्र में अधिकांश गांव महादलित का है, जहां आज भी बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार का जो दावा जो है यह एकदम खुलने वाली बात है। और एक और बात है कि यहाँ जो टीचर जो है टाइम पर नहीं आता है, और टीचर जो है वह सरकारी कुछ काम में लगा देता है पढ़ाने के दरमियान में। अब जिसे वोटर लिस्ट सुधारना, उसके बाद जो है से हमेशा मीटिंग ही मीटिंग। पहले ऐसी बात नहीं थी,
लेकिन सरकार के अभाव, कर्मचारी के अभाव के कारण जो है टीचर का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण पढ़ाई चौपट होते जा रहा है। विद्यालय का भवन, हाँ, विद्यालय का भवन जो है वह जो है से जर्जर है। एक बार यहाँ आया था फंड, लेकिन कमीशन के चलते जो है आपस में टीचर लोग के झगड़ा के कारण फंड लौट गया। उस सब विद्यार्थी उघड़ी विधायक थी उघड़ी, और विकास के नाम पर यहाँ बहुत से लोग रुपया आता है, लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं होता है, फंड लौट जाता है। ये तो विद्यालय को देखने से पता चलता है कि विद्यालय किस अवस्था में है, एकदम जर्जर अवस्था में है। सरकार की पोल खोलने के लिए यही विद्यालय जो है ये काफ़ी है, क्योंकि सरकार लाख दावा कर ले कि हमारा जो भवन है वो चकाचक है, लेकिन देख सकते हैं इस विद्यालय के भवन को कितना जर्जर है। जर्जर स्थिति तो ही है। और ये जो सरकार जो है यह दावा करती है कि यह जो है से हमारी सरकार जो है से शिक्षा के मामले में हमारा आगे है, लेकिन यह साफ जाहिर होता है कि यह जो है से इस दावे का जो है झूठा है। और एक और बात है कि ये जो भवन जो देख रहे हैं ये बहुत पुरानी है। इस स्कूल से अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो है से अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं, लेकिन स्थिति है कि बगल में महादलित की गांव है जीआईडी, जो कि 150 मांझी लोग रहते हैं, बगल में चौधरी लोग रहते हैं, बहुत से गरीब गुरबा जो चारों पार्टी है, इसका इतना स्थिति है कि वह अनपढ़ हैं। अनपढ़ के कारण जो है से आपको जो है से रोजगार नहीं मिल रहा है, और स्थिति है कि जैसे भैंस होता है उस तरह के मनुष्य हो गया है। और हमारा नाम है उपेंद्र कुमार मानो, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। झलकी सिंह उच्च विद्यालय सिही में हूँ। सरकार दावा करती है शिक्षा के प्रति कि मेरे यहाँ जो भी विद्यालय हैं वो चकाचक हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सिही जो पालीगंज अनुमंडल में है, और ये काफ़ी पुराना विद्यालय रहा है, काफ़ी प्रसिद्ध विद्यालय रहा है, लेकिन इसकी दशा को देखिए कि ये जो विद्यालय है झलकी सिंह उच्च विद्यालय, जिसकी स्थापना बहुत पूर्व में ही हो चुकी है, लेकिन शायद यह इस विद्यालय को क्या कहें, ये विद्यालय है या खंडहर कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि कहीं से भी ऐसा आप इस रूम को भी देखिए कि कहीं से भी नहीं लगता है कि यहाँ विद्यार्थी को पढ़ने की कोई व्यवस्था होती होगी या हो रही होगी, क्योंकि भवन को देखने ही से पता चल रहा है कि ये जर्जर हालत में है। पता नहीं सरकार जो है कि कहाँ सोई हुई है, शिक्षा विभाग कहाँ सोए हुए हैं कि ऐसे जो सबसे पुराना उच्च विद्यालय सिही है, ये सिही विद्यालय को अगर हम देखें तो हम तरस आती है बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था पर। और स्वाभाविक है कि ये से जो सरकार दावा करती है कि हम बच्चों में जो शैक्षणिक विकास करेंगे, हमारा विद्यालय काफ़ी चकाचक होगा, शिक्षक क्वालिटी वाले होंगे, लेकिन देखिए इस विद्यालय की न तो ये विद्यालय जो है, शायद मुझे मालूम है कि नामांकन पखवाड़ा भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये विद्यालय जो है ये विद्यालय बंद भी है। अभी मैं बता दूं कि लगभग अभी 1:45 बजे हैं, 1:45 हुए हैं, और ये विद्यालय जो है ये विद्यालय में ताला जड़ा हुआ है। न तो यहाँ कोई शिक्षक उपस्थित हैं और न ही कोई यहाँ विद्यार्थी हैं। शिक्षक तो उपस्थित हो सकते हैं चूँकि नामांकन पखवाड़ा है, विद्यार्थी चूँकि सरकार निर्देश ही दे चुकी है कि विद्यालय नहीं खोलना है, तो ये तो जायज़ है। चूँकि विद्यालय नहीं खोलना है ये जायज़ है, चूँकि कोरोना वायरस संक्रमण खासकर पालीगंज क्षेत्र में है, ऐसी स्थिति में विद्यालय खोलना उचित भी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है सरकार की ये व्यवस्था पर कि ये विद्यालय जो है काफ़ी जर्जर है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। पालीगंज इस समय कोरोना वायरस संक्रमण का हॉट स्पॉट बन गया है, जिसके कारण प्रशासन की नींद उड़ गई है। बता दें कि 15 जून को एक शादी समारोह में शामिल करीब 100 लोगों का रैंडम सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया था, जिसमें 90 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं इस शादी में दूल्हा की शादी के 2 दिन बाद ही मौत हो गई थी। इस संबंध में हमारे संवाददाता अजय ने पालीगंज एसडीएम से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी तक सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विभा ने बताया कि लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त
पालीगंज अनुमंडल के पालीगंज बाज़ार में हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये पालीगंज जो अब हॉट स्पॉट बन चुका है, बहुत संख्या में यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और लोगों में काफ़ी दहशत है। दहशत का कारण भी यही है कि लगातार पालीगंज अनुमंडल में, खासकर पालीगंज और पालीगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। आप देख सकते हैं पालीगंज बाजार में कितना दहशत है कि यहाँ के तमाम दुकान जो हैं, तमाम दुकान बंद हैं। पूरी दुकान, चाहे वो फल का दुकान हो या सब्जी का दुकान हो या स्टेशनरी हो, क्योंकि ये सबसे व्यस्तम चौराहा रहा है पालीगंज का, सबसे व्यस्तम इलाका रहा है पालीगंज का। यहाँ प्रायः यदि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज की संख्या मिलती रही तो लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों का परेशानी का सबब बन सकेगा। आप देख लीजिए, मात्र अगर यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो सिर्फ एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक दिखाई पड़ रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से तमाम, चूँकि छोटे वाहन या बड़े वाहन जो हैं वो बहुत कम संख्या में चल रहे हैं। वजह यही है कि लोगों में आज भी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति लगातार ये जो भय बना हुआ है, शायद यही वजह है कि लोग जो है अपने घरों से निकलना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। एक अगर दिखाई पड़ रहा है तो देखिए, एकमात्र जो है मंदिर, ये मंदिर है, ये मंदिर भी सुनसान पड़ चुका है और बहुत से ऐसे कारण हैं जो लोगों को घर से निकलने से मजबूर कर दिया है कि आप घर से न निकलें। बिहार न्यूज़ लगातार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया है कि आप घर से तभी निकलें जब आपको कोई आवश्यक काम हो। साथ ही साथ अनुमंडल प्रशासन पालीगंज भी लगातार लोगों के बीच यह मुहिम चलाई है कि लोग मास्क पहनकर निकलें, घर से अनावश्यक रूप से ना निकलें, अपने घरों में असामाजिक दूरी का कि हर हाल में इसका उपयोग करें, चूँकि बचें ये वायरस से। चूँकि ज़िंदगी है तब सब कुछ मुमकिन है। आप भी बचें, लोगों को भी बचाएं। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। लगातार यहाँ जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हम तो देखें तमाम जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद कर गई है। क्या ये दुकानें स्वतः बंद की गई है या प्रशासन बंद करवाए हैं? प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है और कुछ लोग स्वतः जो जागरूक हैं, ये कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं कि ज़्यादा लोगों का आवाजाही रहेगा तो बढ़ेगा, तो लोग बंद कर दिए हैं। इसका मतलब है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, जागरूक लोग हैं लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्या करते हैं आप? हम तो अभी बेरोजगार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं पेशे से। क्या नाम होगा? अर्जुन बिन। हाँ सर, हम बीज बेचते हैं। बाज़ार में इतना दहशत फैल चुका है कोरोना का, जो हम लोग डर के मारे अपने आप दुकान को स्वतः बंद कर दिए, ताकि आने वाला संक्रमित जो है और एक दूसरे से संपर्क में ना आ जाए। इसके वजह से हम लोग स्वेच्छा अनुसार बंद कर दिया। कहीं ना कहीं है डर है। हाँ सर, डर तो है, डर है के चलते तो बंद कर दिया। और आने वाला समय में अभी कैसा परिस्थिति गुजरेगा ये कहना मुश्किल है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई राहत आप लोग को मिली कि नहीं, या कोई? प्रशासन हम लोगों को बार बार आगमन कर रहे हैं कि सचेत हो जाओ, वरना आने वाला समय में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए हम लोग सब दुकानदार आपस में सोच समझ करके कहा कि नहीं, जान है तो जहान है, ज़िंदगी पहले बचाओ, उसके बाद में जो होगा से देखा जाएगा। यही बात है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम किशोर भगत है। पालीगंज जो है अनुमंडल, खासकर पालीगंज में और इसके ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या इसके लिए आप चूंकि उपाधीक्षक हैं अनुमंडलीय अस्पताल का, तो आपकी ओर से अब तक क्या सुझाव लोगों को दिया गया है? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आपको कि थोड़ी सी एक शिक्षित आदमी के भूल से ऐसा हो गया। 1 से 100 संक्रमित हो गए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। किसी न किसी तरह से ये
सबकी जवाबदेही होती थी और सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी होती है। लेकिन हाँ, जब हो गए हैं संक्रमित, मेरे लिए प्रॉब्लम तो खैर आ ही गया है। तो मेरा सबसे काम ये है, पहला काम, घटना मिलते ही, जानकारी मिलते ही अगले दिन हमने उनके घर पे भेज करके उनका स्टेटमेंट लिया, जिनके घर में से ये शुरुआत हुई है दुर्घटना की, संक्रमण की। और उस स्टेटमेंट के आधार पर हम अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाए। वहाँ जितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे उनका हमको सैम्पलिंग जांच करवाना था। हमने लगातार 4-5 दिन तक सैंपल टीम बुला करके, जिला से टीम आती है, सैंपल भेजा गया और रिपोर्ट आने पर जैसे जैसे जिला से दिशा निर्देश मिलता गया, पहले हम लोग मसौड़ी भेज रहे थे, उसके बाद हम लोग को हुआ फुलवाड़ी भी भेजे। अब फुलवाड़ी मसौड़ी भरने के बाद हम लोगों को बिहटा भेजने का है तो भेज दिए हैं, बल्कि भेजे गए वे कुछ लोग स्वस्थ होकर वापस लौटे भी हैं कल। तो मैडम ये बताएंगे कि आपका जो लगातार जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो लगातार चल रहा है या नहीं? चल रहा है। परीक्षण के क्रम में हम लोग एक बार कॉन्टैक्ट्स को बनाते हैं, लाइन लिस्टिंग करते हैं कि वो किसका, जैसे ऐसा क्या है ना कि अफवाह जैसा हो गया, अब हर आदमी भयभीत हो गया कि मेरा भी कराइए, मेरा भी कराइए। ऐसा नहीं है। पहले ऐसा कराने पर पालीगंज में 3 लाख लोग हैं, 3 लाख को कराने का गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है। लेकिन जो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट हैं हम उसको तैयार करते हैं, प्रतिदिन तैयार होता जा रहा है और अकॉर्डिंगली जांच होता चला जा रहा है। जरूरी है इसके लिए जागरूकता, बिल्कुल जरूरी है। लोगों की जागरूकता फैलाना। तो क्या अनुमंडलीय अस्पताल की ओर से जागरूकता फैलाया जा रहा है या नहीं? बिल्कुल, हमारा गाड़ी RBSA का, उसमें माइकिंग की फैसिलिटी है। हमने बार बार माइकिंग करवाया है और आज हम मीडिया के माध्यम से फिर दोबारा, क्योंकि इतना करने के बाद भी लोग नहीं समझ, दोबारा हम आपसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया के माध्यम से कम 2-3 बात जरूर ध्यान दें कि समारोह का आयोजन नहीं करें, ताकि इतना भीड़ भाड़ नहीं। और कहीं कोई आयोजन भी करता है भूलवश, तो लोग सम्मिलित ना हो समारोह में। और घर से बाहर बिना वजह ना निकले तो मास्क जरूर पहने। मैडम, मीडिया के माध्यम से हाँ, एक शिकायत आ रही थी मंडलीय अस्पताल पालीगंज का, क्या यहाँ पालीगंज अन्वेषण में हाँ, व्यवस्था है मैडम? ये हम तो बिल्कुल नकारेंगे। जितना हम लोग को फैसिलिटी और जो सर्विस देना है, हमारे सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ बिल्कुल सब तत्पर हैं, फील्ड से लेकर हॉस्पिटल तक 24 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास जो भी उपलब्ध है सेवा हम लोग दे रहे हैं। मैडम, वो ऐसे लोग जो संक्रमित हों या नहीं हों, आम लोगों के लिए मास्क जरूरी है। क्या अनुमंडलीय अस्पताल को उससे मास्क का वितरण किया गया? ये अनुमंडलीय अस्पताल को हम लोगों को नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों को दिया गया है। मुखिया जी लोग को जवाबदेही दी गई थी। यहाँ तक कि हम लोगों ने बहुत सारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया, जबकि ब्लीचिंग पाउडर या सैनिटाइजेशन का जिम्मेवारी BDO साहब के द्वारा मुखिया जी लोग को दिया गया है, जनप्रतिनिधि को दिया गया है। ये हम लोग को जो मास्क वगैरह आ रहा है, जो सामान, वो हमारे खुद के स्टाफ के लिए है अभी, और एक जनता को बांटने के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम मंगवा के भी दे सकते हैं। मैडम, आप जहाँ तक प्रशासन की बात है, तो प्रशासन का सहयोग आपको मिल पाता है या नहीं? हाँ, हम लोग तालमेल से काम करते हैं। प्रशासन है, हम लोग हैं, तो तालमेल से नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। कर रहे हैं तालमेल से काम हम लोग। पटना जिले का पालीगंज अनुमंडल में जैसी भयावह स्थिति हो गई है कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के, और यहाँ लगातार जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो सर अब तक पालीगंज में कितने पॉजिटिव पाए गाँव में? 94 केसेस पॉजिटिव है अभी। तो सर ये 94 पॉजिटिव है, उन लोगों को कहाँ अपडेट किया गया है? कुछ लोग को मसौड़ी भेजा गया था अस्पताल में, और बाकी लोग गए हैं, बिहटा गए हैं। तो सर जिस तरह से यहाँ पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से विशेष क्या एहतियात बरता जा रहा है? पूरा एहतियात बरता जा रहा है। पॉजिटिव केसेस जिन क्षेत्रों से आए हैं उन क्षेत्रों की पहचान करके, चिन्हित करके, और उनको सील किया गया है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कितने कंटेनमेंट
8 जून मनाया गया है। सर, ये पालीगंज बाजार जो है, उस बाजार में जहाँ सब्जी मार्केट हो या दुकानदार लोग हैं, वो उन लोगों के पास आसपास ज़्यादा भीड़ लगती है और बिना मास्क लोग रहते हैं, तो इसलिए प्रशासन को क्या हिदायत मिली है? मास्क के बारे में तो पूरी जागरूकता चलाई जा रही है और लोग सचेत हो गए हैं। अभी देखा जा रहा है कि 95% से अधिक लोग मास्क पहन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में 100% लोग पहनना शुरू कर देंगे। ये जागरूकता फैल चुकी है, मास्क को लेकर करके लोग जागरूक लोग हो गए हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लघु दंड भी दे रहे हैं नहीं पहनने वालों को। तो ये बात अब मास्क पहनने वाली बात ठीक होते जा रही है। एक बात और है, आपका पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल है, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या हुआ है कि ये जो अनुमंडलीय अस्पताल है, किसी कुछ व्यवस्था चरमरा सी गई है। अब चरमराने की जो बात आप कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी तो जो संकट चल रहा है उसमें व्यवस्था पूरी तरह से ठीक ठाक है और चुस्त दुरुस्त चल रही है। कुछ कमियां अगर समझ में आपको अगर आ रही है तो आप उसको रेखांकित कीजिए, हम उसको देखेंगे। खासतौर से आप मंडल पालितानी है, पालीगंज के अधिकारी हैं, में देखते हो कि बस में या टेम्पो में ज़्यादा भीड़ चल रही है और लोग बेखौफ होकर उसमें बैठ रहे हैं और जो ड्राइवर है, चाहे वो बस का हो या टेम्पो का हो, बेखौफ है और साथ ही साथ प्रशासन का खौफ नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से टेम्पो है जिसे यात्री जो है दूसरा बैठा गया है और बिना मास्क के, जबकि पालीगंज ये जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता भी और भी है। ये जागरूकता बढ़ाई जा रही है। जो लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि मास्क लगाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूर्णता की ओर अग्रसर है। और अब हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि बसों में सामाजिक दूरी का पालन हो, टेम्पो में सामाजिक दूरी का पालन हो, समझा बुझा करके हो। अगर लोग नहीं मानते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई कर करके हम लोग करने जा रहे हैं। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड के मुखिया सह व्यवसायी छबीला सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना मोतिहारी स्टेशन रैंक पॉइंट के सामने की है, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने मुखिया को गोली मार चलते बने। घटना के बाद घायल मुखिया को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घटना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर घायल मुखिया से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। छबीला सिंह है, बंजरिया पंचायत। अभी उनका कहना है कि पंचायत से वो आए थे और पान की दुकान पर खड़े थे। पीछे से कोई सफ़ेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर 2 लड़के थे, नवयुवक टाइप के, चलते चलते गोली मारे पीछे से और निकल गए। अपराधियों की पहचान नहीं पाई? अभी मुखिया जी नहीं पहचान रहे हैं उसको, उसके विषय में नहीं बता रहे हैं, वो न छीनने की बात बता रहे हैं। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 निवासी 9 वर्षीय एक बच्ची की मौत पोखर में डूबने से हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने पड़ोस के बच्चों के साथ पोखरा के समीप गई थी। इसी दौरान पोखर के किनारे जाने के क्रम में उसका पैर फिसल गया, जिससे ये हादसा हुआ। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।